नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखिए, नौकरियां हैं कम, इसीलिए डिसीजन में होना चाहिए दम। जितने भी नॉन टेक्निकल कोर्सेज के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। मेरे अपने एक्सपीरियंस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको मैं फोर्स कर रहा हूँ कि मैं जो कहता हूँ आपको वही डिसीजन लेना है। लेकिन हाँ, आपका जो डिसीजन है वह हर्बर्ट साइमन के आईडीसी मॉडल के हिसाब से होना चाहिए। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपने पढ़ा होगा हर्बर्ट साइमन के बारे में, उनके डिसीजन मेकिंग थ्योरी के बारे में। तो हर्बर्ट साइमन का आईडीसी मॉडल क्या है? इंटेलिजेंस, डिजाइन और चॉइस। सबसे पहले आपको इंटेलिजेंस दिखाना होगा किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। इसका ये मतलब है कि डिसीजन लेने से पहले आप जिसके बारे में डिसीजन ले रहे हैं उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए। बिना इनपुट के आप जो डिसीजन लेंगे वह कभी भी सही नहीं होगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा उस विषय के बारे में, आप उतना सोच ही नहीं सकते, तो आप डिसीजन कहाँ से सही लेंगे? तो सबसे पहले आपको इंटेलिजेंस दिखाना चाहिए, आपको फैक्ट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। दूसरा, फिर आपको फैक्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको ऑप्शंस जो है तलाशने होंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, या 1 2 3 4 में से कुछ एक कर सकता हूँ। और लास्ट में है चॉइस। आपको अंत में चूज करना होगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, अपने इन्वायरमेंट को देखकर, अपने परिस्थितियों को देखकर और तमाम चीजों को देखकर। तो इसीलिए आप लोग लैग कहाँ करते हैं डिसीजन लेने में? आप लोगों को पता ही नहीं होता है। एक्चुअली मैं भी अपने लाइफ में बहुत जगह लैग किया हूँ डिसीजन लेने में। और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ सिचुएशन हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। मैंने जो भी सीखा, मैंने एक्सपीरियंस से सीखा। और जब एक बार इंसान कुछ काम को कर देता है तब तो गलती हो जाती है। अब उसी में से आपको जो है, जो गलती हो चुकी है उसी को आपको सही करना होता है। आपके पास कभी सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं। मेरे साथ यही था। मैं 12वीं तक एक साइंस का स्टूडेंट था, झारखंड बोर्ड से पढ़ा था, 10th तक सीबीएसई, 10 CGPA, अपने क्लास में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाता था, टॉपर था। 12 क्लास में भी यही स्थिति थी मेरे साथ। नॉन स्कूलिंग वाले कॉलेज में नाम लिखाया था, कोचिंग जाता था, अच्छे से प्रिपरेशन करता था, बोर्ड की ही प्रिपरेशन करता था, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते थे। रांची से मैंने अपना कॉलेज पूरा किया है और कॉलेज टॉपर रहा। झारखंड में भी रैंक रहा मेरा। आप कोई झारखंड के होंगे तो आपको पता होगा कि आईएससी में 85% लाना कितना मुश्किल होता है। तो मेरा आईएससी में 85% आया अपने टाइम में। आज भी 85% नहीं ला सकते बहुत लोग। और मैथ्स में मेरा 98 नंबर है। और इतना बेहतर साइंस में करके पहले तो मेरे से वही गलती हुआ 12 क्लास में ही। गलती ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे मैथ्स लेना चाहिए कि बायो लेना चाहिए, क्योंकि फिर से कोई मुझे गाइड करने वाला था ही नहीं। अभी बायो में बहुत ज्यादा स्कोप है। अभी नीट में सीट्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस नए नए खुलेंगे, डॉक्टर्स की कमी है। क्योंकि WHO कहता है कि 1,000 लोगों का इलाज करने के लिए कम से कम एक देश में एक डॉक्टर होना चाहिए। पर हमारे पास कितने डॉक्टर हैं? 0.7 डॉक्टर हैं। तो अभी जो हमारा जो डॉक्टर और पेशेंट रेशियो है ना, वह बहुत कम है जो हमारा होना चाहिए। और अभी तो पैंडेमिक आया, डॉक्टरों की और भी मांग बढ़ेगी। तो बहुत तमाम चीजें थी। तो सबसे पहला तो वहीं मैं चूक गया, मैंने मैथ्स ले लिया। और मैथ्स में 98 मार्क्स आए तो मैंने फिर ठीक किया एक तरह से। वो मुझे आज काम दे रहा है। आज मैं इंटरनेशनल टीचिंग करता हूँ, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। आप लोगों को इधर पढ़ा रहा हूँ। तो वहां गलती हो गया। दूसरा गलती मैंने आर्ट्स लेकर कर दिया। मैंने ग्रेजुएशन अपना बीए से किया, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया मैंने। तो दूसरा गलती यहाँ हो गई। जो स्टूडेंट्स जो 60% लाते थे, 55% लाते थे, उन्होंने कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर लिया। डिग्री की वैल्यू होती है, टेक्निकल डिग्री की, आपको मानना पड़ेगा। इंजीनियरिंग की डिग्री की वैल्यू है। जब मैं बहुत सारे ट्यूटरिंग वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल अपलोड करता था, अपडेट करता था, देखिए, मुझे पता है कि मेरे पास ज्ञान है, मैं लोगों को पढ़ा सकता हूँ। और खैर मेरे पास तो खैर इधर
पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए डिग्री भी है, मेरे पास क्वालिफिकेशंस भी है, लेकिन मैं उधर की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे 10th के बच्चे को साइंस और मैथ्स पढ़ाना है तो मुझे पता है कि अब मान लीजिए कि 10वीं क्लास तक अगर आपको मैथ्स पढ़ाना है तो आप 12वीं के टॉपर हैं, आपको उतना ज्ञान है, काफी है, पीएचडी करने की क्या जरूरत है मैथ्स में। लेकिन लोग आपको ये बात नहीं समझेंगे कि ये कितना अच्छा पढ़ाता है या कितना बेहतर स्किल है इसके पास। लोगों को चाहिए डिग्री। और बड़े बड़े ट्यूटरिंग वेबसाइट बोलते हैं आपने बीटेक किया है। बीटेक मैं कहाँ से करूं? अब कर तो लिया था मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। यहाँ मेरी दूसरी गलती, फिर से कोई गाइड करने वाला नहीं रहा और बाद में गलत गलत डिसीजन लेता गया। अभी मेरा रिसेंट सबसे गलत डिसीजन, मैं पूरी तरह से तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। देखिए, मान लीजिए एक मोहन नाम का लड़का है, वह रिसर्च करना चाहता है। अब मोहन रिसर्च तो अपने होम स्टेट से भी कर सकता था, यहाँ से उसको सुविधा होती, उसको वही डिग्री मिलेगा, उसको नौकरी उतनी की ही लगने वाली है, सैलरी उतनी ही होगी। पर नहीं, मोहन को तो एक बड़े ब्रांड का नाम, एक बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम चाहिए था। तो मोहन चला गया एक बहुत बड़ी ये यूनिवर्सिटी के तलाश में। डीयू में जाकर उसने नाम लिखा लिया। अब डीयू में जाकर नाम लिखा लिया तो अनाप शनाप चीजें पढ़नी पड़ी जिसका कोई काम नहीं है और समय बर्बाद हुआ। मोहन यूट्यूबर भी है, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूँ, है ना। आप रिलेट कर सकते हैं, वीडियोस, सब काम छूट जाते हैं इंसान का। तो कभी कभी जो है ना, डिसीजन आपका बहुत सही होना चाहिए। मैं अपने लाइफ से इसलिए जोड़कर बता रहा हूँ कि कैसे गलतियां होती हैं। तो सबसे अब आते हैं वीडियो पर। मैं अब, आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो का महत्व कितना है। और ये एक हमारी बातचीत है, मैं जल्दी ही लाइव कैमरे के साथ भी आऊंगा, बस कुछ और इंतजार कर लीजिए। बीए के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? तो सबसे पहले तो बीए कर लिया, आर्ट्स कर लिया, तो अभी तो वही सबसे बड़ा गलती है। और दूसरा देखिए, सबसे बड़ा हमारे मन में मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि हम अगर बीए कर लेंगे ना तो यूपीएससी ऑप्शनल में तो भाई हम झंडे गाड़ देंगे। मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। पता है, जो इंजीनियरिंग वाले आते हैं, या खुद भी अगर तुम 12वीं पास हो मेरे भाई, 6 महीने 1 साल तैयारी करोगे जाकर कोचिंग में या खुद से पढ़ोगे ना, तो जितना 3 साल में बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पढ़ा सबका सब सीख जाओगे। 2 से 4 महीने में मेरे लेक्चर्स ही पूरा का पूरा देख जाओगे तो तुम्हारा 30% ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक पर तुम्हारा कमांड हो जाएगा। तो ये सोचकर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, इंक्लूडिंग मी, मेरा भी गलती था। मैंने सोचा अरे छोड़ो, अभी थोड़े पैसे की दिक्कत थी, फिनेंशियल प्रॉब्लम था, कि चलो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर लेते हैं, बाद में यूपीएससी में मदद मिलेगी। बहुत बड़ा गलत डिसीजन था, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना मैं जानता हूं उतना 6 महीने 7 महीने पढ़ने के बाद एक बीटेक का भी स्टूडेंट भी जान सकता है, या 1 साल पढ़ने के बाद एक बीटेक का स्टूडेंट जान सकता है अगर मन लगा कर पढ़े तो ये कोई बड़ा बात नहीं है कि बीए कर लिया तो हमने कोई बड़ा काम कर लिया, या यूपीएससी में बहुत बड़ा एक लेवरेज हमें मिलेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसको 8 महीने में आप सीख सकते हैं। तो बस आप 8 महीने आगे हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब बीए के बाद क्या ऑप्शंस हैं? तो बीए के बाद आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एमए पॉलिटिकल साइंस कीजिए। उसके बाद आप यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं डिफरेंस के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये राह थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें अभी कंपटीशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नौकरियां कम हो रही हैं, जैसे जैसे यूपीएससी के सीट्स घटते जाएंगे, और जैसे जैसे एसएससी सीजीएल बैंकिंग टफ होता जाएगा, आप देखिएगा लोग माइग्रेट करेंगे सरकारी नौकरियों के लिए इस तरफ। और आज मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आसान है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, लेकिन हाँ, बहुत ही आसान है। मैं टफ नहीं कहूंगा इस चीज को क्योंकि इधर कोई ध्यान नहीं देता। तो एक तो आपके पास ऑप्शन ये है, आप बीएड भी कर सकते हैं। आप बीएड कर सकते हैं, आप सीटेट का एग्जाम देकर या अपने स्टेट टेट का एग्जाम देकर आप टीचर बन सकते हैं। ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है। इनफैक्ट आप ये दोनों ऑप्शंस को एक साथ परस्यू कर सकते हैं। आप एमए जो है ना, वह कर सकते हैं डिस्टेंस से, ओडीएल से, डिस्टेंस लर्निंग से आप इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से, इग्नू से आप कर सकते हैं।
और इग्नू से आप करो एमए या डीयू से करो या जेएनयू से करो, सर्टिफिकेट का एक वैल्यू होता है। मुझे पहले लगता था कि अगर डीयू से कोई मोहन नाम का व्यक्ति रिसर्च कर लेगा तो उसको तो खैर लोग पैर पकड़ के बुलाने लगेंगे कि अरे अरे भाई आप कहाँ हैं, आपने डीयू से रिसर्च किया है, आइए आइए, अरे आपकी नौकरी तो रखी हुई है, ये लीजिए 2 लाख रुपए सैलरी, आज से ही हम आपको देंगे। ऐसा नहीं होता। जिंदगी जो है ना इस तरह से नहीं चलती। आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर का देखिएगा कि किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, बहुत जगहों पर एसएससी इसका कराता है, बहुत सारे स्टेट में, और बहुत सारे स्टेट में सीधे जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, जैसे झारखंड में जेपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं होता, एक तरह से मेरिट लिस्ट होता है। एक मेरिट बनेगा, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाएंगे, आपके एमए के मार्क्स के हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाएंगे। आपको पता होगा कि डीयू में मार्क्स स्कोर करना कितना मुश्किल है। अगर कोई डीयू से एमए करता है, उसके कम नंबर आए हैं, और कोई इग्नू से एमए कर रहा है और उसके ज्यादा नंबर आए हैं, तो उसके ज्यादा पॉइंट बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन लिस्ट होगा उसमें। तो उसका ज्यादा चांस है सेलेक्ट होने का। इंटरव्यू 15 नंबर का होता है। तो इंटरव्यू में आपको जो है ना यूनिक आईडी दिया जाता है। आपको ये भी नहीं बताना होता कि आप किस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं। बिल्कुल आपको एनोनिमिटी जो है जो है उसको बनाकर रखनी होती है। आप जाकर नहीं बोल सकते कि वहां जो आपका मेंबर बोर्ड बैठा हुआ इंटरव्यू लेने के लिए कि अरे अरे देखो ना, हम तो डीयू से पढ़ के आए हैं, मेरा डीयू का मास्टर्स का और रिसर्च का डिग्री है, अरे हमको 15 में 15 दे दो यार। ऐसा नहीं होगा। नॉलेज, वो बेसिक नॉलेज टेस्ट करेंगे। और दुख की बात यह है कि बेसिक तो डीयू में कुछ होता ही नहीं। आपको तो इतना हाई लेवल का पढ़ाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। 2 साल आपको लगेगा क्या किया क्या पढ़ा कुछ पता नहीं। बहुत मुश्किल है। मुझे भी डीयू की रीडिंग्स जो है मास्टर्स की, मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ, बीए की बात नहीं कर रहा हूँ। बीए का तो सिलेबस सेम है। मैं एमए की बात कर रहा हूँ, है ना, तो एमए की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। तो बहुत लोग अगर इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो आप कर लीजिएगा ओडीएल से एमए, और दूसरा आप बीएड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बीएड? तो बीएड आप कर सकते हैं रेगुलर से, क्योंकि बीएड जो है ना, बीएड रेगुलर से ही मान्य होता है। मुझे नहीं लगता कि डिस्टेंस लर्निंग से बीएड अब होता भी है। पहले इग्नू बीएड कराता था डिस्टेंस लर्निंग से, लेकिन अब वो बंद हो चुका। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 3 काम एक साथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लीजिए। आप एडमिशन थोड़े ऐसे कॉलेज में लीजिए जहां अटेंडेंस कंपलसरी ना हो, या आप इग्नू में ले सकते हैं, बेस्ट, आप ले लीजिए। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तीसरा आप एक साथ कर सकते हैं। तो एक तो आप क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस लर्निंग से एमए कर रहे हैं, ठीक बात। आप दूसरा क्या कर रहे हैं कि आप बीएड कर रहे हैं रेगुलर से, और ऐसा कॉलेज से आप रेगुलर से बीएड कीजिए जहां आपको जाना ना पड़े। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में। अब आप खुद स्वयं तेज हैं, अपने आसपास अगर लोकेलिटी में पता लगाइएगा अपने आसपास के टाउन में, तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेज मिल जाएंगे। तो आप दूसरा ये काम कर सकते हैं, और बस आप एग्जाम देने जा सकते हैं और आप पास ही हो जाते हैं। वो होता है अपना उसका कुछ रूल्स, आपको सब पता है ये सब चीज़ों के बारे में, मैं यहाँ खुलकर नहीं बोलना चाहूंगा। आप सिविल सर्विसेज का भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप ऑप्शनल का तैयारी करेंगे तो आपका जो एमए पॉलिटिकल साइंस है उसका एग्जामिनेशन का खुद प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज में से डिग्री ले रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से, जैसे सीयूईटी जो है ना, सीयूईटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। यहाँ देखिए नाम डिस्प्ले हो रहा है, सब ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। इसमें से जो बड़े नामचीन जो यूनिवर्सिटीज है ना, बीएचयू का सिलेबस ठीक है, बीएचयू में आप जा सकते हैं, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ आप कहाँ एडमिशन लें, इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा। वहाँ रहने का खर्चा, वहाँ पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, खाना कैसा आपको मिलेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। मैं दिल्ली रह के आया हूँ अभी, मुझे पता है ये खाना बनाना। मैं पहले सोचता था अरे ये तो आसान काम होता होगा, बड़ा मुश्किल है। कपड़े धोना टाइम टू टाइम, अपना सारा काम भी करना, ऊपर से पढ़ाई भी करना, बहुत टफ हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने घर से पढ़ाई करें, और घर में जो प्रॉब्लम्स होती है मैं उसको भी जानता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? मैं तोड़ तोड़ कर चीजों को बता रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया कि आप या तो एमए कर लें,
आप रेगुलर से भी एमए कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, एमए का डिग्री का सेम महत्व है। आप डीयू से कीजिए, जेएनयू से कीजिए, इग्नू से कीजिए, आप अगर जेआरएफ निकाल लेंगे, नेट निकाल लेंगे, जो कि सबको निकालना पड़ेगा आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो बात वही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो डीयू से पढ़ के आ गया उसको पैर धोकर उसको बुला लेंगे कि अरे अरे तुम ही तो प्रोफेसर बनोगे, तुमने नहीं जेआरएफ निकाला, नहीं नेट निकाला, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, तुम ही प्रोफेसर हो मेरे भाई। और जेआरएफ नेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक जो रट्टू तोता होता है ना, उसको भी अगर एक महीना पढ़ाया जाएगा तो जेआरएफ तो थोड़ा टफ होता है, सीट कम होता है उसमें, बट नेट आसान मतलब आराम से निकल जाएगा। और नेट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। मैं अंतर बताऊंगा नेट और जेआरएफ में। दोनों से आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। एक में आपको सरकार पैसे देगी पढ़ाई करने के दरमियान, और एक में आपको घर से पैसा लगा के पढ़ाई करना होगा, यही अंतर होता है। मैं इसको डिटेल में कभी बाद में बताऊंगा। तो आप इनमें से कुछ डिसीजंस को ले सकते हैं। तो यहां से देखिए आपको कुछ इनपुट मिल रहा है कि ए में कहीं से भी करो महत्व बराबर होता है, पहला इनपुट। दूसरा इनपुट आपको क्या मिला कि एक डिस्टेंस से और एक रेगुलर में एक साथ हम कोर्स कर सकते हैं, हमारी दोनों डिग्री एक साथ आ जाएगी। तीसरा इनपुट क्या मिला कि हम ऐसे जगह से कॉलेजेस कर सकते हैं जहां रोज जाना आना ना पड़े और हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में ध्यान दे सकें। अब एक ये भी क्वेश्चन है, ये मैं अगले वीडियो में डील करूंगा कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करने जाना दिल्ली, अगर आप दिल्ली के नहीं है तो जो दिल्ली का रहने वाला है वो तो आंख मूंद के जेएनयू में पढ़े, डीयू में पढ़े, दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ना है पढ़े, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसका घर परिवार वहीं है। ये मैं आउटसाइडर्स के लिए बता रहा हूँ, जो दिल्ली में नहीं रहता, जो बीएचयू में नहीं रहता, मतलब बनारस में नहीं रहता, या बड़े बड़े नामचीन यूनिवर्सिटीज के होम टाउन में उसका घर नहीं है, मैं उनके लिए ये सब चीजें बता रहा हूँ। तो दिल्ली जाना आपके लिए सही डिसीजन होगा कि गलत डिसीजन होगा, इस पर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। और आप फिर डिसीजन लें कि आपको दिल्ली जाना चाहिए यूपीएससी का तैयारी करने, या फिर आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ बस एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, सिर्फ जीएस पेपर के जो मिनिमम जो आपके फी लगेंगे ना, मिनिमम में सिर्फ कोर्स फी बता रहा हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम उठा लो, जो सबसे कम चार्ज कर रहा है बेस्ट में, वो है 1,80,000, सिर्फ जीएस पेपर का। इसमें ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं है, सीसेट इंक्लूडेड नहीं है, आपके रहने का आपके खाने का खर्चा इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, अब ये सब चीजों में आप क्या डिसीजन लेंगे, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, इतने में से क्या डिसीजन लेंगे? तो सबसे पहला, स्टूडेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, और ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिनके घर में पिताजी आराम से 15,000 महीना दे दें, 1,80,000 फी भी भर दें और दिल्ली में रह भी जाए, इस प्रकार का बहुत कम ही बच्चा होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे हैं और आप फिनेंशियल सक्षम हैं, तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए आप चुपचाप से डिस्टेंस में एडमिशन ले सकते हैं एमए में, और जाकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपको ये लोड नहीं है ना कि अगर मैंने 2-3 साल के अंदर अगर कुछ नहीं किया तो मेरा घर कैसे चलेगा, या पिताजी कैसे हमें खाना पीना देंगे। तो आपको तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उन बच्चों के लिए। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास बस जीने खाने भर पैसा है और ज्यादा पैसा नहीं है। तो उनके लिए दिल्ली जाकर क्लासेस करना है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और बस बड़े बड़े देखिए होता क्या है ना, हम अपने इंस्टिंक्ट पे फैसले ले लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी का डीयू निकल गया, तो वो तो एकदम हवा में उड़ने लगता है ना, वो बड़ा काम उसने नहीं किया। डीयू का एग्जाम निकालना और जेएनयू का कोई बड़ा काम नहीं है। आप जब 1-2 बार एग्जाम दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा एक बार देने के बाद कि ये तो हम भी कर सकते थे। बस हमने जो है 1,000 फैक्ट्स को रटा नहीं अच्छे से। 15 दिन, 20 दिन, एक महीने अगर बेहतर तरीके से पढ़ते तो हमारा भी निकल जाता। और बहुत लोगों का और भी बहुत सारा फैक्टर है नहीं निकलने का, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं भी कम मार्क्स लाकर जो और भी कैटेगरी से जो रिजर्व कैटेगरी हैं वो निकाल लेते हैं। गर्ल्स को जेएनयू में थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलता है डिप्राइव्ड सेक्शन के नाम पे, जो पिछड़े जिलों से बिलोंग करते हैं उनको ज्यादा मार्क्स मिलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं एडमिशन के लिए, ऐसा नहीं कि
सिर्फ तेज बच्चों का ही एडमिशन होता है। और आप अगर देखिएगा एमए का, मैं बनाऊंगा डीयू का, जेएनयू का, मैं डीयू का बनाऊंगा, डीयू का तो मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इसीलिए जेएनयू में भी मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। एकदम ऑर्डिनरी आपके जैसे बच्चे होते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बाकी और मतलब बहुत ही एवरेज बच्चे होते हैं। बहुत सारे कारणों से उनका सिलेक्शन हो तो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। और बस रट के नंबर ला देने से, क्योंकि देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारा नॉलेज और हमारा जो एग्जाम होता है ना, दोनों में कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। अभी तो कुछ कुछ यूजीसी नेट का पैटर्न ठीक कर रहा है, लेकिन अभी भी यूजीसी नेट का पैटर्न, एमए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न अभी भी उतना बेहतर नहीं हुआ है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कोई मतलब नहीं। आप फैक्ट जानते हैं ना, आपका हो जाएगा। कैसे फैक्ट जानते हैं आप? तो आप फैक्ट जानते हैं ना कि ट्राइमैकस ने क्या कहा प्लेटो के जस्टिस के थ्योरी में, ग्लूकोन ने क्या कहा, या फिर आप ये फैक्ट जानते हैं ना कि इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दिया, जॉन रॉल्स ने कौन कौन से पुस्तकें लिखी, जॉन रॉल्स का कौन क्रिटिक किया। आपको नहीं पता कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, लेकिन आपको ये पता है ना कि मल्टीकल्चरलिज्म में माइकल वाल्जर हैं, आपके फिर मैकलेंटायर हैं, चार्ल्स टेलर हैं, माइकल सैंडल हैं। आपको बस चार ऐसे रट लिए ना, हो गया। आपको नहीं पता कि जो जे एन टिकनर फेमिनिस्ट है, उसने अपना 6 जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, अपने 6 पोस्टुलेट दिए हैं, थ्योरम दिए हैं फेमिनिज्म का आईआर में, वो क्या है आपको नहीं पता। लेकिन आपको इतना पता है ना कि जेंडरिंग इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो उसने लिखा है, या जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बुक का बस आपने याद कर लिया ना, वो बुक में क्या लिखा हुआ है आपको कुछ नहीं पता। बेनेडिक्ट एंडरसन ने प्रिंट कैपिटलिज्म लिखा है, अब प्रिंट कैपिटलिज्म क्या होता है उस बुक में पता नहीं क्या दिया हुआ था, आपको नहीं पता ना, बस रट लीजिए। इमेजिन्ड कम्युनिटी, बेनेडिक्ट एंडरसन, आपने रट लिया, बस हो गया, कोई दिक्कत का बात नहीं। उसमें क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है ना। तो ये सब रट्टू वाले एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ा तोप होता है। ये आसान एग्जाम्स हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। आप पेपर्स भी देखिएगा, मे बी आपने कभी उस तरह से तैयारी नहीं किया होगा, इसलिए आपको टफ लग रहा होगा, क्योंकि सिर्फ फैक्ट 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 भर दिए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो आपसे बहुत बड़ा तोप है, या वो बहुत बड़ा तिस्मार खान है, और आप तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। नहीं, वो भी उतने ही पानी में है। बस आप उससे 1 महीने पीछे हैं, उसने बस रट के किसी प्रकार से, होता है ना घोर के पी जाना, बस उसने कर लिया था ये चीज को, इसीलिए वो उसका एडमिशन हो गया। और एडमिशन होने के बाद तो पछतावा बाद में शुरू होता है, क्योंकि वहां जो स्थिति होती है, जिस तरह का माहौल होता है, आपको तो यहाँ से लगेगा कि देखिए दूर का जो ढोल होता है ना हमेशा सुहावना लगता है। तो मैं इस पर आगे लेक्चर बनाऊंगा कि किस प्रकार से बड़े शहरों के जो आपके दूर के ढोल जो सुहावने लगते हैं, वो है नहीं। बड़े शहरों में माइग्रेट करके जाना, पढ़ाई करना, बिहार झारखंड यूपी के बच्चों को इतना आसान होता नहीं है। और आज के ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में आप जो है ना यहीं से सब काम को कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत है भी नहीं। तो मैंने सब चीज को जो है यहाँ पे टैकल कर दिया। बीए के बाद क्या क्या ऑप्शन है, तो बीए के बाद आप अपने हिसाब से देखिए आप किस ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं। आप 2 कोर्स एक बार कर सकते हैं, उस पर आपका ये भी, आप फिनेंशियली कितने स्ट्रांग हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं क्या, आप कितने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को देखिएगा। और ना फिर दोबारा लोग चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और पैसे का दिक्कत होना शुरू हो जाता है। मैं जानता हूँ ऐसी सिचुएशंस होती हैं लोग के साथ। और उसके बाद ये जो ऑप्शंस हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी, और ये जो बैंकिंग जो आईबीएससी का जो एग्जाम होता है, तो ये बैंकिंग ये सब में इतना टफ मैथ्स और इंग्लिश होता है, सीजीएल में भी मैथ्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं पाएंगे, सीख तो आप भी लेंगे, पर इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है। और आपका सिंस मैथ्स रहा नहीं है, मुझे पता है 98% बीए पॉलिटिकल साइंस के बच्चों की क्या स्थिति होती है। तो आप इसमें जाएंगे तो आपको तो और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, काफी मुश्किल होने वाला है। तो आपके लिए तो 1 2 3 में से ही कोई ऑप्शन बेहतर होगा, और एक साथ आप 3 ऑप्शन को परस्यू कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या एमए करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से हाँ भाई, एमए तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आज के जमाने में जो है ना, दूर का ढोल सुहाना और ये कपोल कल्पनाएं हैं।
आपको भी पता है कि 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो होना 600-700 का ही है। और उस 600-700 में आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल इंसान नहीं हूँ। मैं हमेशा कुछ नेगेटिव सोच कर चलता हूँ और उसका हमेशा मेरे को फायदा मिला है। मैं हमेशा सेकंड ऑप्शन लेकर चला, और सेकंड ऑप्शन लेकर चला और हमेशा मुझे फायदा हुआ। मैं ऐसा नहीं कि एक सीट है यूपीएससी में तो वो एक सीट आपका ही है, आप ही लेंगे। तो अभी तो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हो ना, तो वो आप कौन है डिसाइड करते रहो फिर। ज्यादा पॉजिटिव होना भी बड़ा हानिकारक है सेहत के लिए। इतना ज्यादा भी मोटिवेट नहीं हुआ करो कि आसान है। आसान नहीं है। आसान जो है ना, कुछ आसान नहीं है, मुश्किल है चीजें। इतना आसान नहीं है कुछ। तो एमए इसलिए कर लो भाई, क्योंकि मान लो अगर नहीं हुआ कुछ, यूपीएससी में नहीं सक्सेसफुल हो पाए, तो मे बी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का चांस हो, प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उससे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जैसे कहते हैं ना कि 11 प्लेयर होना क्रिकेट टीम में ज्यादा मुश्किल है, इधर पढ़ाई में कुछ ज्यादा चांस है, तो उसी तरह से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। असिस्टेंट प्रोफेसर अभी तो 3-4 साल 5 साल होने वाला, आगे का जो टाइम है उसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पीएचडी करना जरूरी है, तो नहीं, एडहॉक ऐसे भी हो जाता है, जेआरएफ निकाल कर पीएचडी में उधर एडमिशन रहता है, या नेट निकाल कर उस तरह से भी बनते हैं लोग एडहॉक प्रोफेसर, बाद में असिस्टेंट और बाद में एसोसिएट हो जाते हैं। तो है अपॉर्चुनिटी। बीएड कर लोगे एक साथ, बिल्कुल इग्नू से एक तरफ से कर सकते हो, बीएड दूसरी तरफ कर सकते हो, तो टीचर बन सकते हो। तीसरा रास्ता भी खुल गया, अगर यूपीएससी ना हो तो, अगर स्टेट पीसीएस ना निकले तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। बीए के बाद यूपीएससी जो है करना कितना सही है, करना तो चाहिए यूपीएससी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब आपका हमेशा से वही लक्ष्य रहा है कि यूपीएससी में एक बार हम अपना बेस्ट देना है, हो ना हो अलग बात है, अपना तो 100% देना है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि बीए करके बाकी सब छोड़ दिए। भाई चलते रहने दिया करो, एमए इधर चलते रहने दिया करो इग्नू से। ऐसे कॉलेजेस जिसमें अटेंडेंस नहीं है उसमें आपको क्या दिमाग लगाना, बस चलते रहने दिया करो, बीच में असाइनमेंट ये सब दे दिया करो। और यूपीएससी की तैयारी करना सही है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप दिल्ली जाकर और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में ही तैयारी करो। मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का कैसे गेम प्लान है और कैसे वो जो है आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आज के यूट्यूब के जमाने में ना, आप सब काम घर से कर सकते हो, और घर से तैयारी करना ज्यादा कन्वीनियंट है। एक चीज याद रखना, जो घर से यूपीएससी निकाल लेगा, मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंसान घर से ही निकालेगा। आप एक टॉपर बता दो जिसने पूरा कोचिंग किया 2 साल और निकाला। अगर निकाला भी होगा तो 2 साल कोचिंग करके फिर ड्रॉप लिया होगा, आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। बिना सेल्फ स्टडी का ये सब काम नहीं होता। सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता। मैं आपको रूटीन बताऊंगा वहाँ के स्टूडेंट्स का, मैंने बहुतों से बात किया है, मैंने खुद देखा है। और डीयू और जेएनयू में एडमिशन लेने से सच में जिंदगी बदल जाएगी, तो जवाब है जिंदगी नहीं बदलेगी। देखिए जेएनयू में तो खैर मैं सपोर्ट करूंगा, अगर आपका जेएनयू का टेस्ट निकलता है तो आंख मूंद के एडमिशन लीजिए। यस, आपको जाना चाहिए जेएनयू में। पर फिर से वही बात है, जेएनयू में आप जाएंगे तो आपको बस एमए पे फोकस करना पड़ेगा, फिर सीखो वहां गए तो। और बहुत लोग तो जेएनयू में इसलिए एडमिशन ले लेते हैं ताकि आराम से 2 साल बढ़िया खाना पीना मिले, अच्छे से रहें, हॉस्टल वॉस्टल मिल जाए, दिल्ली में आराम से एकांतवास में जाकर तैयारी करें यूपीएससी का। इस तरह से लोग एडमिशन लेते हैं जेएनयू में। आप बहुत कम स्टूडेंट्स देखोगे मास्टर्स में जो कि तुरंत अभी बीए किया और चला गया। लोग 2-2 साल ड्रॉप करके, 3-3 साल ड्रॉप करके, मतलब मिनिमम 1 साल तो बीए के बाद ड्रॉप करते ही हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो 1 साल ड्रॉप ले लो। अरे ड्रॉप करना कोई गलत बात नहीं है भाई, अगर मैंने 1 साल कहीं ड्रॉप कर लिया होता ना, तो शायद मैं बीटेक कर लेता। क्योंकि एडमिशन ले लिया तो उसके बाद ले लिया, गाड़ी चल गई, फिर बैकआउट करने का आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना। तो ड्रॉप करना कोई बुरी बात नहीं है, आप थोड़ा अपने जिंदगी को टाइम दीजिए समझने के लिए। अब ड्रॉप करना ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखना ही छोड़ देना। ड्रॉप करने जैसे देखिए, फिर मैं बताता हूँ। मैंने 12वीं क्लास तक मैथ्स और साइंस की पढ़ाई की, उसके बाद मैं नहीं पढ़ा। आज भी पूरा का पूरा फिजिक्स 12th क्लास का मुझे याद है। मैथ्स बना लेता हूँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अमेरिका यूरोप के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो क्या उतना दिन पहले का याद है? नहीं। डिग्री नहीं है मेरे पास, ज्ञान मैंने अर्जित करना कभी नहीं छोड़ा। तो ज्ञान अर्जन से कभी पीछे मत भागिए।
ज्ञान लेते रहिए जो कि आपके लिए रिलेवेंट हो। ऐसा भी ज्ञान मत लीजिए जो आपके लिए रिलेवेंट ना हो, जिसका कोई काम ही नहीं है, या फिर आप 6 महीने के बाद भूल जाएंगे उस चीज को। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस के चक्कर में नहीं पड़ना। नाम सुनकर जाकर एडमिशन मत ले लेना। यूपीएससी की फीस जाकर मत दे देना सीधे, और तुरंत दिल्ली मत चले जाना जोश जोश में एग्जाम पास करने के बाद। जो सेमेस्टर 5 में हो, ये सब बातें आप भी थोड़ा ध्यान से गौर से सोचना। क्योंकि इंसान जो है ना, बहुत ज्यादा उतावला होता है बीए के बाद, क्योंकि दुनिया देखा नहीं होता। चीजें मेहनत करने से हो जाती हैं, पर चीजें इतनी भी आसान नहीं है। तो अगर आप मेहनत करेंगे और आप स्ट्रैटेजी सही रखेंगे तो चीजें हो जाएंगी। लेकिन हाँ, किस्मत भी चाहिए। अब हो सकता है कि एक व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मेहनत किया यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसका किस्मत साथ नहीं दिया, किसी का किस्मत साथ दिया। किस्मत का क्या, और किस्मत क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बस एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कहीं। मान लीजिए मैंने गलती से देख लिया था, कभी मैं पलट रहा था चीजों को, गलती से देख लिया था कि न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है, और बाकी बच्चों ने नहीं देखा था कि न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन है। एक तो ऐसा बच्चा था कि वो सब रट के गया था, पूरे देश का कैपिटल न्यूजीलैंड का उसने छोड़ दिया था, और आया क्या, न्यूजीलैंड का। तो इसे किस्मत खराब कहते हैं। एक ऐसा बच्चा था जिसने कैपिटल और कंट्री पर तो फोकस ही नहीं किया था, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन उसका किस्मत इतना अच्छा कि वो गलती से पेज पलट रहा था, पेपर पढ़ रहा होगा, उसने न्यूजीलैंड का वेलिंगटन गलती से देख लिया, या वहां मैच चल रहा होगा, उसको ये पता लग गया, यही क्वेश्चन आ गया। वे किस्मत कहते हैं इसको। कभी कभी काफी मेहनत करने के बाद भी लोग पीछे हट जाते हैं, नहीं हो पाता है उनका। तो इसीलिए आप किस्मत से नहीं जीत सकते ना। तो इसीलिए आपको हमेशा प्लान बी रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो हम कुछ और करेंगे, और हट्टी नहीं बनना चाहिए कि नहीं हमें यही करना है। क्योंकि अंततः आपको जो है ना, एक रोजगार चाहिए, आपको परिवार का पालन करना है। आप कितने दिन तक पढ़ाई करेंगे ऐसे? बहुत सारी चीजें हैं, एक लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अगले लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूंगा कि दिल्ली से यूपीएससी की तैयारी करना कितना फिजिबल है, कितना आसान है या कितना मुश्किल है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले मेंटरशिप वीडियो में आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए।